जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का दूसरा चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जिसमें हम लोग एक क्लास पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, जो रॉबर्ट एक्ट से, ठीक, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कांग्रेस का गठन कब होता है। ठीक, कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में। ठीक, 1885 में हमने कांग्रेस का गठन पढ़ा और कांग्रेस के गठन से संबंधित यहाँ पर जो भी तथ्य थे उन सारी चीजों को हम लोगों ने पहले पढ़ा। ठीक, कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं विमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम नामक एक अंग्रेज करता है और ये बंबई में इसकी स्थापना होता है और उसके पश्चात 78 सहयोगी यानी 78 सदस्य मिलके इसमें 72, ठीक, 72 सदस्य इसमें होते हैं। 72 सदस्य मिलके इसमें जो पहला अधिवेशन होता है उसमें बैठते हैं। ठीक, उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना 1885 में। उसके बाद हम लोगों ने बंगाल विभाजन पढ़ा 1905 में। फिर बंगाल विभाजन 1905, उसके बाद में हमने गांधी जी का आगमन पढ़ा। गांधी जी भारत में आते हैं 1915 में और आने के पश्चात ये 3 आंदोलन मुख्य रूप से गांधी जी का फेमस है, जिसमें चंपारण आंदोलन, ठीक, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। ये चंपारण आंदोलन होता है 1917 में, खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर होता है आंदोलन 1918 में। इन सब को हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं। ठीक, बस हम लोग ये देखते हैं कि कितना याद है आप लोगों को। ठीक, कांग्रेस का गठन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक, कांग्रेस की स्थापना 72 जो प्रतिनिधियों के साथ 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने, जो एक अंग्रेज था, कांग्रेस की स्थापना करता है और इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, बंबई में इसकी स्थापना होती है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर ये 3 आंदोलन, अगर पिछली क्लास में याद हो कि चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इन 3 आंदोलनों के आगे हमको पढ़ना है। ठीक, जिसमें इसके पहले जानते हैं कि गांधी जी कहां से आते हैं। गांधी जी उस समय भारत में नहीं थे, ये गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे गांधी जी। तो यहां से 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो किस काम के लिए गए थे। तो गांधी जी गए थे वहां पर मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक, किसका मुकदमा लड़ने गए थे? तो गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक, दादा अब्दुल्ला का जो मुकदमा था वह लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जाते हैं तो वहां पर जो भारतीय थे उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है, उन सारे भेदभावों के खिलाफ गांधी जी वहां आंदोलन करते हैं और वहीं से गांधी जी की कीर्ति भारत में धीरे धीरे फेमस होने लगती है। ठीक, तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में होते हैं तो वहां पर उन्होंने कौन सा कार्य किया, ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पर गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए और कौन से कार्य किए। तो गांधी जी वहां मुख्य रूप से सबसे पहले नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका का कार्य है गांधी जी का 1915 के पहले का। अभी गांधी जी समझो भारत नहीं आए हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं। ठीक, तो गांधी जी वहां पर इनके 2 काम फेमस हैं। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं और एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। ठीक, यहाँ पर गांधी जी के 3-4 काम करते हैं, लेकिन उसमें जो नेटल भारतीय कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन पत्र, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसकी वजह से गांधी जी अफ्रीका में फेमस हो जाते हैं और अफ्रीका में गांधी जी जब वहां पर किस प्रकार से
भारतीयों के साथ भेदभाव होता है ये गांधी जी लाइव भी देख चुके थे, क्योंकि गांधी जी जो है ट्रेन में बैठ के डरबन से लंदन की ओर जा रहे थे। ठीक, रास्ते में कुछ अंग्रेज मिले और उनको देखा कि ये तो काले व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, काले लोग हैं। अंग्रेज अपने आप को गोरे लोग यानी उच्च लोग समझते थे और भारतीयों को काले लोग कहते थे। ठीक, तो देखा गांधी जी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो गांधी जी को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यानी तो वहां पर गांधी जी को भी यानी यहाँ से प्रेरणा मिलती है आंदोलन करने का। यानी वहां पर देखा गांधी जी कि किस प्रकार से वहां पर रंग भेद जारी है। ठीक, अब गांधी जी को उठा के बाहर फेंक देते हैं। हालांकि अच्छी बात ये थी कि ट्रेन की स्पीड उस समय धीरे हुआ करती थी। ठीक, इसलिए गांधी जी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और भारत आने के पश्चात गांधी जी का पहला आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन। ठीक, चंपारण आंदोलन में ये बिहार में है चंपारण, और बिहार में गांधी जी अपना पहला आंदोलन करते हैं। उसके बाद में खेड़ा आंदोलन और उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 3 आंदोलन गांधी जी के फेमस हैं। और ये वो समय था 1918 का कि जिसमें प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ और 4 साल तक चला, यानी 1918 तक चला। अब जब विश्व युद्ध होता है यानी दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे वो आपस में लड़ रहे थे, तो जब विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, यानी पूरे विश्व में जो भी आयात निर्यात की वस्तुएं हैं वो बंद हो जाएंगी। पूरे विश्व से व्यापार का जो कार्य होता था वो बंद हो गया। ठीक, और बेरोजगारी, पूरे वैश्विक बेरोजगारी आई और वैश्विक जो है भुखमरी, वैश्विक अकाल पड़ा और वैश्विक मंदी के रूप में सामने आई उस समय। तो वो समय था 1918 का, जब गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं। और उसके बाद में 1918 में अब युद्ध के कारण जो है बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैला हुआ था। ठीक, और यहां पर अकाल भी पड़ा हुआ था, क्योंकि अकाल के कारण ही खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक, और उसके बाद में यहां पर 1918 में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो गई। ठीक, अब गांधी जी भी आ जाते हैं और आने के पश्चात 3 आंदोलन करते हैं। उसके बाद में इधर नरम दल गरम दल वाले लोग भी अपना जो है बहुत तेजी से प्रभाव जमाते हैं। तो इस समय 1918 में क्रांतिकारी गतिविधियां और राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। तो गांधी जी भी, तो इसके लिए अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट। ठीक, अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट एक प्रकार का ऐसा कानून था जिसमें किसी भी आदमी को संदेह के बिहाफ पे गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कहा गया है कि यह एक काला कानून है। ठीक, रॉलेट एक्ट एक काला कानून है जिसमें ना तो आप वकील रख सकते हैं, ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना तो दलील दे सकते हैं। ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, इस रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कहा गया है। इसे काला कानून भी कहते हैं। ठीक, रॉलेट एक्ट को। अब रॉलेट एक्ट सरकार लागू करती है, अभी क्या है और पहले भी। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस आके गिरफ्तार करेगी तो सबसे पहले उसका जुर्म बताएगी कि किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक, लेकिन 1918 के समय में क्रांतिकारी लोग इतने जो है सफाई से काम करते थे कि सरकार यानी पुलिस वालों को तो पता होता था कि गड़बड़ कुछ इन्हीं 2 लोगों में से कोई ना कोई किया है, लेकिन अब सबूत नहीं है कि उनको पकड़ सके। तो कहा ठीक है, हम आपका भी जो है एक ऐसा कानून लेकर आते हैं कि अगर हमको शक हो गया कि इन्होंने कोई गलत काम किया है या ये क्रांतिकारियों से संबंधित हैं तो इनको उठा के जेल में डाल दो 2 साल के लिए। ठीक, अब जब ये कानून बनता है तो इस कानून को बोला गया है कि ये काला कानून है। इसमें आप ना तो वकील रख सकते हैं, ना तो दलील दे सकते हैं, ना तो अपील कर सकते हैं। ठीक, इस रॉलेट एक्ट में। अब इस रॉलेट एक्ट का जो कि गांधी जी यहाँ 3 आंदोलनों में 100% सफलता पाई थी, उसकी वजह से गांधी जी इस कानून का भी विरोध करते हैं। अब ये जो विरोध था ये पूरे भारतीय लेवल पर था, यानी ये राष्ट्रीय लेवल पर विरोध किया। गांधी जी ने इसको भारतीय लेवल पर विरोध करने के लिए एक दिन निर्धारित किया और कहा उस दिन हम लोग अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल करेंगे। ठीक, तो वो दिन था 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी
यानी एक डेट डिसाइड करते हैं 6 अप्रैल को कि अभी 1919 में लागू हुआ रॉलेट एक्ट ये 1919 में, ठीक। लेकिन 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ये डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन हम लोग अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल करेंगे, पूरे देश के लोग यहाँ पर व्रत रखेंगे और हड़ताल करेंगे, ठीक। 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन क्या होता है कि 10 अप्रैल 1919 को एक जुलूस में पुलिस द्वारा बलपूर्वक जो है वहां पर लाठीचार्ज किया जाता है। एक जुलूस हो रहा था, उस जुलूस में पुलिस ने बलपूर्वक उस जुलूस में लाठीचार्ज का आदेश दिया, जो कि 6 अप्रैल में ये घटना चालू हुई। यानी एक आंदोलन गांधी जी चालू की कि 6 अप्रैल को सारे लोग, देश की समस्त जनता व्रत रखेगी और हड़ताल करेगी। अब 6 अप्रैल को चालू हुआ, 10 अप्रैल को किसी भीड़ में पुलिस ने जबरदस्ती उनको लाठीचार्ज किया। अब इससे वहां के लोग गुस्सा हो गए, भले वो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को गुस्सा आ गया और उसके बाद में पुलिस वालों को दौड़ा लिए जो लोग बैठ के आंदोलन कर रहे थे। अब वो लोग दौड़ाए तो गए, पुलिस जो बैंक था उसमें घुस गए, उसको लूट लिया, ठीक। सरकारी दफ्तरों में घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ मचाई और रेलवे प्लेटफॉर्म को वहां पर गए और रेलवे में तमाम तोड़फोड़ मचाया। तो इसके लिए वहां पर अंग्रेज सरकार ने एक कानून लगा दिया जिसे मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक। मार्शल लॉ, ठीक। अच्छा, मार्शल लॉ ये एक प्रकार का ऐसा कानून है जैसे अभी वर्तमान समय में धारा 144 है, ठीक। यहाँ पर मार्शल लॉ लग गया। तो मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें आप मार्शल लॉ लगने के बाद में 2 या 3 आदमी के ग्रुप में कहीं भी सड़क के किनारे नहीं चल सकते हैं। यानी जिस प्रकार से, यानी बहुत, और ना ही ज्यादा सड़क से, घर से बाहर निकल सकते हैं, ना तो जो है हथियार ले चल सकते हैं, ना तो किसी से फोन से ऐसे रोड पे चलते हुए बात कर सकते हैं। यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है सेना का पूर्ण रूप से सेना लग जाती है। लेकिन उस समय पुलिस थी, तो पुलिस पूर्ण रूप से, पुलिस पूरा का पूरा सिचुएशन अपने अंडर लेती है। और 10 अप्रैल 1919 को जनरल डायर पुलिस का कमान संभालता है, ठीक। जनरल डायर 10 अप्रैल 1919 को कमान संभालता है और मार्शल लॉ लग जाता है। लेकिन उस समय कोई सोशल मीडिया या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे कुछ भी नहीं था, ठीक, कि अगर कोई कानून लागू हो तो वो तुरंत ही लोगों तक पहुंच जाए। तो कानून तो लागू हो गया, मार्शल लॉ लगा है, लेकिन वहां पर लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है। और मार्शल लॉ यानी इसका जो है, अब मार्शल लॉ लगा था और 10 अप्रैल 1919 था। उसके बाद 10 अप्रैल के बाद डेट थी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और पंजाब के अमृतसर में एक बाग था, जलियांवाला बाग, ठीक। ध्यान से इसको समझो। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अच्छा, त्योहार था, यानी सिख लोग का एक फेमस त्योहार है बैसाखी, ठीक। अब बैसाखी का दिन था जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सारे लोग आए थे बाजार देखने के लिए। अब महिलाएं बाजार आती हैं तो ज्यादातर जो है अपना शॉपिंग करती हैं, तो लेकिन अब महिलाएं बाजार बहुत कम आती हैं। तो वहां पर बगल में ही जो जलियांवाला बाग था, उस बाग में कांग्रेस का भाषण हो रहा था। तो महिलाओं ने देखा कि कांग्रेस को, जिसका हम लोग नाम सुनते हैं, आज उसका भाषण हो रहा है बगल में। और वहां माइक, यानी बहुतों ने जो है कांग्रेस का भाषण सुनने के लिए धीरे धीरे उस बाग में चले गए। और बाग में बहुत सारे जो है बच्चे, बूढ़े और महिलाओं ने उस बाग में उस भीड़ को देखने के लिए चली गई, यानी कांग्रेस के भाषण को। अब जनरल डायर को किसी ने बता दिया कि वहां पर जो है कांग्रेस के कुछ नेता मिलकर जो हिंसात्मक कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जनरल डायर ने जैसे ही ये सूचना पाते हैं और उस समय वहां से वो तुरंत ही उस बाग को चारों ओर पुलिस से घेर लिया जाता है। चारों ओर उस बाग को पुलिस से, जितने भी बाहर निकलने के रास्ते थे, उन सारे रास्तों को बंद कर दिया जाता है। चारों ओर वहां पर उस बाग को घेर लिया जाता है और उसी भीड़ में, निहत्थी भीड़ में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर दे देता है। और गोली चलने से वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। और उसी बाग के बीच में एक कुआं था, ठीक।
उस कुएं में गोली से बचने के लिए बहुत सारे लोग इस कुएं के अंदर कूद गए और कुएं में इतने लोग कूद गए गोली से बचने के लिए कि वो कुआं पूरा लाश से भर गया, यानी पूरे कुआं लाश से भर गया। बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और यही घटना आगे चलकर जो है ये घटित होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। संपूर्ण देश में जो है पूरा हाहाकार मच गया, सारे लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे। इसके लिए यहाँ पर ठीक अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और हत्याकांड होने के पश्चात ठीक अभी इसी में जो है एक बालक बच जाता है जिसका नाम था उधम सिंह। कभी इसकी कहानी बताएंगे कि उधम सिंह जाके अपना बदला जरूर लेता है, यानी उधम सिंह जनरल डायर को रिटायर कर दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है भारत से बाद में इस हत्याकांड के बाद में। लेकिन उधम सिंह अपना बदला भूलता नहीं है। 1940 में जाके डायर के होटल में जाके गोली मारते हैं, ना भयानक बदला था। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और बहुत सारे अंग्रेजों से गुस्साए, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ठीक, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और उसके बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होती है तो इस घटना की जांच के लिए कई सारी समितियां बैठाई जाती हैं। उन समितियों को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से नोट करिएगा। सबसे पहले कांग्रेस का गठन, उसके बाद में फिर गांधी जी का आगमन, गांधी जी का आगमन 1915 में। आगमन से पूर्व गांधी जी यहां पर जब आते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है नेटल भारतीय कांग्रेस की, नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक, और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन भी करते हैं। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में। ये तो पूछ सकते हैं कि नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर होती है, तो गांधी जी द्वारा 1915 के पहले दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। जब भारत में आते हैं 1915 में भारत में आगमन होता है तो भारत में 3 आंदोलन करते हैं। चंपारण आंदोलन 1917, फिर खेड़ा आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। ठीक, उसके बाद में जब ये सारी 3 घटनाएं एक श्रृंखला में पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद में फिर होता है रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट का गठन होता है। रॉलेट एक्ट जो व्यक्ति ने कानून बनाया था उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट, इसका नाम था, जो बना था 1919 में। ठीक, सर सिडनी रॉलेट नाम का एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज था, जिन्होंने अपने ही नाम का कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। ठीक, इस रॉलेट एक्ट के बाद में, ये रॉलेट एक्ट की ही घटना संबंधित है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, 13 अप्रैल
1919, ये इंपॉर्टेंट है डेट, ये वाला याद रखना, 13 अप्रैल 1919। ये एग्जाम में आता है, डेट पूछता है कभी कभी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक, अब हम लोगों ने इतना इसमें पढ़ा। अभी यहां पर हम लोगों को और भी, जैसे बिहार विद्रोह है, तो वो सब अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो इधर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इस हत्याकांड के बाद में हम लोगों को पढ़ना है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ही आगे चलकर असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। और फिर असहयोग आंदोलन होता है, तो उस असहयोग आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे विद्रोह भी होते हैं, जिसमें देहात विद्रोह और भी कई सारे विद्रोह होते हैं, जिसमें चौरा चौरी नामक हत्याकांड, चौरा चौरी हत्याकांड होता है। ठीक, उसके बाद में फिर जो है आगे 3-4 घटनाएं एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर जो है साइमन कमीशन का गठन, फिर नमक यात्रा, सविनय आंदोलन की ओर, ऐसे करते हुए जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो फिर अब जो हम लोग पढ़ेंगे आगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अब हम लोगों को पढ़ना है खिलाफत आंदोलन। ठीक, तो हम लोग अब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक इसको पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद।